वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, आपका एचसीएस का पेपर अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो प्री की तैयारी करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम 5 क्वेश्चन अ डे जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे चर्चा करें, राइट। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 5 क्वेश्चन अ डे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स बिगिन। पर बिगिन करने से पहले आप ये 1 AM पे देख पा रहे होंगे। क्या दिख रहा है आपको? कि आपको दिख रहा है कि गोयल आईएएस की जो एप्लीकेशन है वो इसका आइकन आप पहचान लीजिएगा। ये आपने क्या करनी है, प्ले स्टोर में जाना है और इसे इंस्टॉल करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है, राइट। जितने भी हमारे ऑफर्ड कोर्स हैं, पेड कोर्स हैं, उसकी सारी डिटेल आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी, राइट। तो आपने इसको जरूर इंस्टॉल करना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एक श्रृंखला है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, राइट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इस चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 20 साल के लिए इंग्लैंड से कोई और कंपनी ओरिएंट की तरफ, ओरिएंट मतलब है जो आपके एशियन गुड्स होते हैं, गुड्स वहां पर नहीं आएंगे, यानी कि भारत, चाइना, राइट। यहाँ पर केवल एकल अधिकार किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि स्टोरी मैच कर जाएगी, 1793 में ही हम नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि आने वाले 20 वर्षों तक, यानी कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आएगा, जिसके द्वारा आपको दिखता है कि ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन इंडिया, उसको फिनिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो टी का ट्रेड होता है, जो चाय का व्यापार होता है, उसमें अभी भी इनकी मोनोपोली है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, और चाइना में तो पूरा ही है। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मोनोपोली को समाप्त किया गया। इसके पीछे मेन कारण है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि आपको पता ही है फ्रांस और इंग्लैंड कि यूरोप में लड़ाई हो रही थी फॉर दी हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब होता है कि अपना वर्चस्व साबित करना। और नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी यूरोपियन देशों से कह दिया था कि अगर कोई भी ब्रिटेन से बिजनेस करेगा, ट्रेड करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन होगा। तो इसीलिए यूरोप के सभी देशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, माफ कीजिएगा, जो ब्रिटेन की कंपनीज हैं उनके साथ व्यापार करना छोड़ दिया था। इसलिए ब्रिटेन के जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास थी, ओनर्स थे, एंटरप्रेन्योर थे, उनके पास मार्केट ही नहीं थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने इनको भारत की तरफ, यानी कि ओरिएंट गुड्स में डील करने की इजाज़त दी। इसीलिए कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो समाप्त हुई, परंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। मैंने बताया कि चाय का व्यापार अभी भी ये लोग करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं करेगा भारत में, और चाइना का तो पूरा। तो इसका राइट आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2003 का। क्या क्वेश्चन है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। डिस्कस द बजट, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आए थे। एक आया था 1861 में, एक आया था 1892 में, और एक आया था 1909, जिसको मॉन्टेमिलो रिफॉर्म भी कहा गया है, 1909 मॉन्टेमिलो रिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर याद रखेगा, जो दूसरे नंबर का इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 वाला, इसमें पहली बार हमें दिखता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कशन में शामिल किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इनके पास वोट की शक्ति नहीं थी, ठीक है, वोट की शक्ति नहीं थी, परंतु इनको कहीं ना कहीं डिस्कशन में शामिल किया गया। ये कहीं ना कहीं जीत थी भारतीयों की। 1892 में शामिल किया गया, बट विद नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाज़त मिली थी इंडियन काउंसिल एक्ट जो तीसरा था, यहाँ पर मिला था। तो बजट से संबंधित हमारे 2 इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरे में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल को शामिल किया गया, राइट। और तीसरा वाला जो इंडियन काउंसिल है एक्ट, इसमें कहीं ना कहीं दे कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑल्सो। अब ये क्यों हो पा रहा था? बिकॉज ऑफ द, आपको पता ही है कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 1885 में आईएनसी वो प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टी थी अब वो एक हो गई थी। तो एक साथ स्वर जब निकलते हैं तो आवाज़ तो दूर तक जाती है ना, इसलिए प्रेशराइज हो रहे हैं और ग्रेजुअली ये ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें सिर्फ पूछा गया है कि पावर टू डिस्कस द बजट। तो अगर सिंपल पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 1892। पर याद रखेगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर पूछा होता कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत कब से मिली है, तब इसका राइट आंसर क्या होता? सी। परंतु अभी क्या पूछा है? सिंपल डिस्कसिंग द बजट, डिस्कस द बजट। तो इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा वाला।
ये देखिए, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस मेंस का 2010 का। लेट्स सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि हम जानते हैं, पहले ही हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका। कौन किसको रेगुलेट कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको रेगुलेट कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? करप्शन की वजह से कंपनी तो अपने आप को बिल्कुल बैंकरप्ट दिखा रही है, पर इसके जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हैं, ठीक है। और देखिए, कंपनी जिस देश की होती है और वो अगर किसी और देश में शासन करता है तो बदनाम जो होता है वो देश होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए कंट्रोल किया गया, रेगुलेट किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो इसमें ये भी कोशिश की गई कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको अकाउंटेबल बनाया जाए। इनके जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे थोड़ा सा टाइटनेस लाई जाए। तो एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाता है। कौन सा? माफ़ कीजिएगा, इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की बात की गई है। और एक वर्ष के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रावधान आया था कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। और एक वर्ष के पश्चात 1774 में फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है, जो कहाँ है? बंगाल में है, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। देखो, हमें कन्फ्यूजन होता है, एक होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये है आपका मद्रास में, और फोर्ट विलियम है आपका बंगाल में। तो यहाँ पर स्थापित किया जाता है बंगाल में, राइट। और इसमें याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर 1+3, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, 1+3 शामिल हुए थे। 1+3 से मेरा क्या मतलब है? 1 मतलब है चीफ जस्टिस कौन बने? वो बने एलिजा इम्फे। और इनके अलावा जो 3 इनके सहयोग के लिए जो जस्टिस आए थे वो कौन थे? पहले थे आपके जॉन हाइड HYDE, दूसरे हैं आपके रॉबर्ट चैम्बर, और तीसरे हैं आपके स्टीफन सीजर लेमात्रे। एक्चुअली लेमात्रे से काफ़ी फेमस है, इसीलिए आपको पूरा नाम याद रखना चाहिए, स्टीफन सीजर लेमात्रे। तो ये टोटल थे 1+3। तो क्या मुझे ये याद करना है? हाँ, ये याद करना है, क्योंकि ऊपर का एलिजा एम्फे तो हर किसी को पता रहता है, पर नीचे के भी मैं चाहता हूँ आपको याद होना चाहिए, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सारा का सारा डिटेल हमने देख लिया है। लेट्स सी आगे हमें क्या मिलता है। ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। ये देखिए, तो मैंने बता दिया है कि फोर्ट विलियम में इसको स्थापित किया गया, राइट, कलकत्ता में। और एलिजा एम्फे इसके पहले चीफ जस्टिस बने, और बाकी तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए थे। क्या है? जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर, स्टीफन सीजर लेमात्रे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपी ROARO प्री का क्वेश्चन है 2016 का। विथ रेफरेंस टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 1774 में स्टैब्लिश हो गया था विथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हमने पहले भी चर्चा करी है। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल पहला वाला तो सही है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, नीदर 1 और 2। देखो, एक ही देख के हमारा एलिमिनेशन हो गया, ऐसे करना चाहिए, यही एटीट्यूड होना चाहिए आपका, राइट। दूसरा देखते हैं, लेमात्रे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। नो, चीफ जस्टिस तो एलिजा एम्फे थे, लेमात्रे तो बिलो थे, तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, ओनली 1, राइट। तो देखते हैं इसका आंसर ओनली 1। तो देखा आपने कितना आसान होता है सॉल्व करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं, राइट। यूपीपीसीएस प्री 2014 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। फेडरल कोर्ट, देखिए ऐसा होता है कि जब भी फेडरेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा तो एक कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है कि कम से कम 2 संप्रभु सरकारें, 2 सोवरन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, और हमेशा वो आपस में लड़ाई कर सकते हैं। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक प्रावधान था कि ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। कैसे था ये? आपको पता है, एक तरफ प्रिंसली स्टेट और एक तरफ ब्रिटिश इंडिया। परंतु ये स्थापित कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया इस
संघ को, इस फेडरेशन को। हालांकि वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है जब ऑल इंडिया फेडरेशन होता है तो हमें कहीं ना कहीं एक फेडरल कोड भी बनाना पड़ता है, तो एक फेडरल कोड भी स्थापित किया गया। इसी में कहा था कि फेडरल कोड स्थापित किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, इसीलिए हमें दिखता है 1 अक्टूबर 1937 को ये फेडरल कोड स्थापित किया गया, 1 अक्टूबर 1937। अब क्वेश्चन है सर फेडरेशन तो स्थापित नहीं हुआ, कोड क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि कोड इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि कोड स्थापित करना एक जरूरत बन चुका था, किसका? सिस्टम का, फेडरल कोड का, ठीक है। क्योंकि ये था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी वो तो पपेट बन चुकी थी, उसको तो पपेट बना दिया था, राइट। इसीलिए फेडरल कोड, स्ट्रॉन्ग फेडरल कोड स्थापित की जा रही है, राइट। करनी ही पड़ेगी वरना भारतीय नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड विश्व युद्ध की भी आधियां दिख रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945, और मैंने क्या बोला? 1937, 1 अक्टूबर 1937 को स्टैब्लिश हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या है? बाय विच एक्ट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। और इसमें देखिए जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने हमारे वो बने थे सर मॉरिस गायर। तो सर मॉरिस गायर क्या बने थे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस? याद करिए पहले चीफ जस्टिस कौन से थे? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो कोर्ट बनी थी, चीफ है सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 में जो बनी थी फोर्ट विलियम में, वो थे एलिजा एम्पे। और ये कौन है? ये हैं आपके मॉरिस गायर, ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। ये कुछ देख पा रहे होंगे हमारे HCS का रिजल्ट, इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए आप ब्रेक कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए कुछ हमारे एप्रिशिएशन ऐसे कमेंट दिए जाते हैं हमें। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर हमारा ये कोर्स कितने का है? ये कोर्स है आपका मात्र, जिसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी की जाए करवाई जाएगी फॉर HCS, वो मात्र आपको पड़ेगा 4999 का। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा, राइट। और जो लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके पास भी विकल्प है, बिल्कुल विकल्प है। वो मात्र आपको पड़ेगा 1499 का, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, राइट। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है GC_HCS, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाए, राइट। और ये हमारा नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी स्टेंट क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी, रिजॉल्व की जाएगी, राइट। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद।